नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव जज़्बातों के भवसागर पे आज आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, मन के अंतःकरण की सुंदर प्रस्तुति ही कला कहलाती है। तो कला के क्षेत्र से संबंधित कलाकारों का मैं भी कलाकार कार्यक्रम में साक्षात्कार होता रहता है, उनसे हम बातचीत करते हैं। तो आज उसी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज शनिवार है, 4 बज चुके हैं, तो बस फटाफट से आप जुड़ जाइए। तो मैं आपको एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे अद्भुत कलाकार से आपको मिलाती हूँ, जो खुद को कला साधक कहते हैं। कला साधक क्यों कहते हैं और वो किस कला की साधना में लगे हुए हैं, कब से लगे हुए हैं और वो क्या-क्या करते हैं और उनकी मंज़िल क्या है, ऐसी बहुत सारी बातें आज हम उनसे जानेंगे। तो उनका नाम मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, वो हैं सुरेंद्र प्रजापति जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सुरेंद्र जी। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद, प्रणाम। मैं आपसे ये भी आप ही सम्मान जैसे करता हूँ, मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जी, थोड़ी-सी आपकी आवाज़ की प्रॉब्लम है। उम्मीद करती हूँ कि जी, थोड़ी देर में वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा क्योंकि कई बार ये परीक्षा की घड़ी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसी के साथ जूझते हुए अपने कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है मैं भी कलाकार, ये आप जैसे कलाकारों को ही समर्पित है। आपकी कला के विषय में हमको जानने का मौका मिलता है, हमारे दर्शकों को जानने का मौका मिलता है। तो सुरेंद्र जी, आप ही के कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत करती हूँ और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ कि आप खुद को जब कला साधक कहते हैं, तो क्यों कहते हैं और किस कला की साधना में आप तत्पर लगे हुए हैं? उसके विषय में आप ज़रूर बताइए हमारे दर्शकों को और मुझे तो मन ही है जानने का। तो जी, सुरेंद्र जी, जी। सबसे पहले मैं आप सभी श्रोतागण को पुनः प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। एक कला साधक लिखने का सबसे लंबा या सबसे लंबा तात्पर्य की बात की जाए या इसकी रूपरेखा की बात की जाए तो बहुत पूर्ण शब्द है। कला साधक, दो चीज़ों से मिलकर मिला बना है, कला और साधक। मतलब जो साधना करता हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, चाहे कला हो, चाहे विशेष किसी विधा में व्यक्ति लगातार काम कर रहा है, तो उसकी साधना करता है। जब व्यक्ति कहीं पर आकर के उसका बौद्धिक स्तर रुक जाता है या वहीं पर के वो अपने आप को सर्वोच्च स्थापित कर देता है, तो वहां से वो अपने आप को साधक नहीं कह सकता। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि कला एक साधना है, लगातार व्यक्ति सीखता रहता है। जब मैं फाइन आर्ट से किया तो मुझे लगा कि मैं बस एक डिग्री ले रहा हूँ और फिर किसी विधा में जुड़ करके काम करूंगा। लेकिन जब मैंने कलाकारों का इतिहास पढ़ा, कला के चीजों को पढ़ा, कला का इतिहास पढ़ा, कलाकारों का संघर्ष पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये तो साधना है बहुत लंबा। जो आदमी, जो कलाकार अपने काम करते सुरेंद्र करते जी, करते करते मैं माफ़ी के साथ आपको टोकना चाहूँगी कि आपकी आवाज़ जो है ना थोड़ा मुझे बहुत अच्छे से नहीं आ रही है, तो जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगी कि कृपया आप बताइए कि क्या आपको आवाज़ ठीक आ रही है? अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें, तो हम समय रहते ही उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अ, तो जी, बातचीत का अब दौर तो सही आज चलता रहेगा। अ, जी, आवाज सही आ रही है। थोड़ा-सा थोड़ी आ रही है, थोड़ी-सी ना कट-कट की आ रही है क्योंकि अब सही दुर्गेश आ रही है प्रजापति पहले। जी हमसे जुड़े। हाँ, पहले से कंपैरेटिवली बेटर है बट और जी, भी हो सकता है। तो वो कहते हैं वेरी गुड। मैंने पढ़ा, जी, 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 बोलिए, मैंने बोलिए, पढ़ा बोलिए इतिहास सुरेंद्र जी। कि इसमें बहुत लंबा समय लगता है कि आदमी कलाकार काम करते करते वो मतलब इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं अपने आप की एक स्थापित नहीं कर पाते। तो इतना साधना है, लंबे दौर चलता है किसी को सीखने एक में, एक किसी को बार और, समझने 1 मिनट और। देखिए शुभम सिंह विसेन जी हमसे जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आवाज़ सही नहीं आ रही है। तो कृपया शुभम जी आप मुझे ये बताइए कि क्या मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही है या सुरेंद्र जी की आवाज़ नहीं आ रही है ठीक से? में। जी, अ, तो अब जैसा वो सही आ हमें रही है मेरी बताते आवाज। जाएँगे ना, आपकी आवाज़ पता नहीं मुझे ठीक से नहीं आ रही है, तो अब सही अगर आ रही है मान लो, मुझे अब सही आ रही ठीक है चलिए और ऐसे ही हम लोग ध्यान से सुनेंगे, आपको बहुत ध्यान से सुनेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आएगा। दुर्गेश प्रजापति जी, स्मिता मैम को मेरी तरफ जी आपको भी बहुत-बहुत प्रणाम। सविता सिंह सूर्यवंशी जी है। आपको भी
आपका भी स्वागत है, प्रणाम है। सुरेंद्र जी की आवाज ठीक से नहीं आ रही है, तो सुरेंद्र जी कुछ करिए आप, आपकी आवाज कैसे नहीं ठीक आएगी? आज के युवा की आवाज अगर ठीक नहीं आएगी तो किसकी आवाज? जी जी, अब अभी ठीक हुआ था कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब सही हो रहा है। अब आप बोलिए। लगातार साधना करते रहते हैं और फिर अपने आप को स्थापित कर पाते हैं, क्योंकि लंबा दौर लगता है कि कलाकार कभी आप जो कलाकार अपने कहते हैं कलाकार की हम एक कलाकार हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि कला एक साधना है, क्योंकि अपने आप को पूर्ण नहीं कर पाता है। सीखते सीखते आदमी लोग ऐसे हो जाता है, फिर वो अपने आप को बाद में पेंटिंग के माध्यम से या कुछ उसके द्वारा छोड़ी गई चीजें होती हैं जो व्यक्ति समाज में लेकर के आता है, उसको समझता है कि वो अच्छे हुसैन साहब थे या नजीब साहब थे, उन्होंने ऐसा काम किया, क्योंकि वो तो चले गए ना काम करके। तब एक्चुअली वही लोग इतनी साधना, इतनी तपस्या बचपन से लेकर के पूरी उम्र गुजार के इसके पीछे काम करते करते तब जाकर के आज समाज में हम उनको जान पाए हैं, हम उनको पढ़ पाते हैं। जी देखिए, आज थोड़ी समस्या है, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। सुरेंद्र जी आप कृपया आप ना ये ईयरफोन हटा करके बात करिए, देखिए शायद आपका आवाज बेटर हो जाए। तो क्योंकि ये तो आवाज नहीं ले ले, लंबी साधना है इसके पीछे। और फोन के पास आके बोलिए आप। तो इस वजह से मैंने अपने आप जब मैंने एमए किया और फिर मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मैं ये चीज कर रहा हूँ, इसके बाद मैं कहीं दूसरा भूल जाऊंगा। लेकिन मैं देखा कि मैंने जब किताबें पढ़ा इतिहास में तो देखा कि बहुत लंबे दौर है, इसके पीछे लंबा काम करना पड़ेगा। मेरा ये साधना है, फिर मैंने इसको अपने नाम के आगे, कला के नाम के आगे डाल दिया, कला साधना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अभी तक लगातार विशेष कला तो बहुत सारी चीजें होती है, कला के बहुत आयाम है, लेकिन विशेष कला उन्हीं कला में से एक रंगोली कला है, वो रंगकर जिसको हम बोलते हैं। मैं उसी में ही अपने आप को समर्पित कर पा रहा हूँ, उसी फील्ड में ज्यादा रुचि रही है मेरी, और उसी को स्थापित करने का मेरा प्रयास चल रहा है। तो मैं देखता हूँ कि लगातार मैंने देखा, जब मैं शुरू में काम करना स्टार्ट किया था, मुझे याद आता है कि मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब आया तो मैं बीए सेकेंड ईयर का छात्र था। उसके पहले मैंने रंगोली में नहीं जानता होती क्या, एक्चुअली जब शादी विवाह में गाँव पे बनता था तो मंडप में तो क्या होता था, लकड़ी का पौधा लेकर के आते थे और धान की भूसी लेकर के आते थे, उसको खूब रंगते थे, रंग करके उसको सुखाने के बाद जाकर के कहीं वो फिट होता था, फिर हम लोग इसको बनाते थे। लेकिन जब मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में आया तो देखा कि रंगोली कंपटीशन चल रहा था, तो भाई इतना बहुत हाई काम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो कुछ नहीं हुआ। फिर एक हमारे सुरेंद्र जी एक मिनट आप जरा फोन के, सुरेंद्र जी एक मिनट आप जरा फोन के पास आकर के बोलिए। हाँ तो वही तो सारा खेल है, आवाज नहीं आएगी तो फिर हम बात कैसे आपकी समझ पाएंगे। आप ईयरफोन हटा दीजिए और फोन के पास आकर के बोलिएगा तो शायद आपकी आवाज ठीक है। बाहर नहीं आ रही थी आवाज, अब आ रही है सही मेरी आवाज? नहीं आ रही है, नहीं सही आ रही है आवाज। हाँ अब सही आ रही है आवाज मेरी? आप ईयरफोन हटा दीजिए और फोन को पास रख करके बोलिएगा तो आपकी आवाज ठीक आएगी। ठीक है, ऐसा कोशिश करके देखते हैं हम लोग, क्योंकि बात समझ में भी तो आनी चाहिए। चलिए मैं फटाफट से, आप थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए, मैं कुछ लोगों के कमेंट ले लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं। हमारे साथ में है सविता सिंह सूर्यवंशी जी, शुभम सिंह विसेन जी, दुर्गेश प्रजापति जी, और लगातार वो लोग कमेंट कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। विश्वजीत वर्मा जी हैं, सुरेंद्र प्रजापति जी शायद आप ईयरफोन, देखिए वो भी यही कह रहे हैं कि ईयरफोन हटा करके बात करें। रेहान खालिद जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम है, मैं उसी की कोशिश में हूँ कि अगर सुरेंद्र जी अपनी तरफ से कुछ ठीक कर लें तो उनकी आवाज अगर ठीक नहीं आएगी तो हम उनकी बात को कैसे समझ पाएंगे। प्रमोद श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं और शुभकामना दे रहे हैं आपको, तो बहुत सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अंत तक आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे और बहुत सारी बातें, अविनाश श्रीवास्तव जी भी हमसे जुड़ गए हैं, शानदार बोल रहे हैं वो, तो लोगों का साथ बना हुआ है सुरेंद्र जी। ऐसे में आपकी आवाज का रुकना थोड़ा मायूस करता है। थोड़ा कोशिश करिए, आवाज हाँ हो जाएगी, कहाँ जाएगी आवाज आपकी,
आज के युवा की आवाज को कटना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, उसका बुलंद होना बहुत आवश्यक है, तो उसको साफ होना भी बहुत जरूरी है, तो उसको साफ करिए और बुलंद करिए। और अविनाश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, तो आवाज कैसे आएगी? थोड़ा गर्गल करके बैठना चाहिए था, लेकिन खैर ये आपकी ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, हाँ मुझे समझ में आ रही है, हम लोग इसको शुरू करते हैं। वही मैं बीएड सेकंड ईयर का इसमें था कि यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब मैं आया तो देखा कि रंगोली का भी चलता था, बहुत हाई लेवल तक काम कर रहा था, क्योंकि मैं गांव से निकल करके आया था गोरखपुर विश्वविद्यालय में, तो मुझे वो चीजें बहुत अनभिज्ञ लगती थी कला की। तो मैं सोचा कि मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, तो फिर मेरे गुरु हुआ करते डॉक्टर भागभूषण, उसमें कला के प्रोफेसर हुए करते, तो उन्होंने कहा कि नहीं सोना, चले जाओ देख लो, कर लोगे तुम, कर लोगे। तो फिर मेरे मन में बात संतोष था, बात डर सा था कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा यार, ये तो बहुत बड़ी चीज है। तो एक हमारी सहपाठी हुआ करती थी प्रिया चौधरी, तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि कौन किया, मैंने कहा मेरे पास कुछ सामान है नहीं, मैं रंगोली बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ बचा, मैं कुछ लेके आया नहीं, कैसे प्रतिभा करूंगा। तो मैं अपने भाई के पास फोन के और वो जो है तुरंत जो है सब सामान वामान लेकर के भाई साहब आए और कहा कि नहीं तुम्हें प्रतिभा करना है, प्रतिभा करना है। तो मैंने रंगोली वहां पे जाकर के उनको कहकर जिद की, लोग मजा के बनाया। और दुर्भाग्य संयोग मेरा बहुत बढ़िया था कि उस समय 150 बच्चे प्रतिभा करने के लिए बैठे थे, तो उसमें मुझे थर्ड प्राइज मिला, मेरे जीवन का पहला थर्ड प्राइज मुझे रंगोली में मिला। उसी दिन से मतलब मेरा हौसला बढ़ गया, मैं लगातार फिर उसी विधा में भी काम करने लगा। तो आप लोग देख ही रहे ऐसा मैंने देखा कि जो मैं पहले डॉट्स डालता था या करना बनाता था या सर्परेखा बनाता था या कुछ सीधी रेखाएं खींचता, तो वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी बनती थी, उसमें वो लय नहीं था, वो गति उसमें नहीं हुआ करती थी, वो उसमें ओज नहीं निकलता। लेकिन अब धीरे धीरे मैं जितना काम कर रहा हूँ, डेली जब भी मैं रंगोली बनाता हूँ तो मुझे एक नया मतलब ओज दिखाई देता है, इसमें से नया फोर्स निकलता है, नई लय निकलती है। तो मुझे लगता है कि मैं जितना भी काम करूंगा लगातार करता हूँ, मेरे हाथ में वो स्टोप आते रहेंगे, तब मैं देखा ये साधना है, ये तपस्या है, कोई ऐसे नहीं इस चीज को प्राप्त कर सकता है। तो इस वजह से मैंने इसके पीछे डाला कि कला साधक मैंने इसलिए लिखना शुरू किया, इसको भी साधना है, बिल्कुल उसी की साधना करता हूं। बिल्कुल साधना है और बहुत खूबसूरत साधना है, और कह सकते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का आपके इस कला क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है, वहाँ के शिक्षकों का और वहाँ के सहपाठियों का भी आपके जीवन में कहीं न कहीं योगदान रहा है, क्योंकि मुझे लगा था शायद आप बचपन से ही इस क्षेत्र में लगे होंगे और तभी आज जाकर के इतना शानदार, इतनी सुंदर कलाकृति आपकी रहती है। तो ये जानकर के तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, और मैं अपने दर्शकों को जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी ये बात जरूर एक बार कोट करके बोलना चाहूंगी कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि इंटर तक जो है लाइन चुन दिया जाता है कि इस क्षेत्र में जाना है, हमें ये बनना है, हमें वो बनना है। आगे भी कभी भी आपको क्लिक किया जा सकता है, कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा रास्ता मिलेगा कि आपको लगेगा कि अब यही रास्ता, यही मेरी मंजिल है। तो जिस तरह से आपको बीए सेकेंड ईयर में आपको अनुभूति हुई कि आप इस क्षेत्र के लिए बने हुए, आप कला की साधना के लिए बने हुए, ये बहुत सुंदर है। तो जैसे आपने रंगोली के बारे में बताया, तो रंगोली की चूंकि बात चल रही है, तो हमारे देश में रंगोली की बहुत प्रथा है, तो इसका इतिहास के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी कि रंगोली का इतिहास क्या रहा और अभी उसका वर्तमान में क्या स्वरूप है? उसके पहले मैं कुछ लोगों की कमेंट लेती चलूंगी, क्योंकि सभी लोग अपना काम वाम छोड़ करके हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। तो निधि श्रीवास्तव जी हैं और दुर्गेश प्रजापति जी कहते हैं मैम मैं भी आपके साथ रूबरू होना चाहता हूँ। जी आप मुझे अलग से एक मैसेज करिएगा और अपने बारे में बताइएगा, तो हम लोग आगे की बात करेंगे आपके साथ भी। विश्वजीत वर्मा जी भी हैं, आपको बधाई दे रहे हैं। तो सुरन जी, मैंने जैसे पूछा कि इतिहास इसका क्या रहा है, उसके बारे में आप कुछ बताइए, तो फिर आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। बहुत सारी बातें आपसे करनी है। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कि वो रंगकरण या रंगोली, तो ये एक लोक कला है। लोक कला जो होती है वो जन सामान्य की कलाएं होती है, जो परिवेश में धीरे धीरे जब व्यक्ति अपने परिवेश में आता है, धीरे धीरे जो चीजें उसकी दैनिक क्रियाएं क्रियाकलाप होती है, वही क्रियाकलाप धीरे धीरे उसके लोक कला के रूप में परिणित हो जाती है। तो अगर हम देखते हैं रंगोली का इतिहास की बात करते हैं, तो जब हम रंगोली के इतिहास की तरफ देखे जाएंगे, देखेंगे कि हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जो सभ्यताएं हुआ करती थी, वहां पर रंगोली की साक्ष्य मिला करते थे।
रंगोली की पत्ती एक्चुअली कैसे हुई, हम इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख सकते रहेंगे हम सब। देखिए जब आदि मानव धरती पे आया तो वो कला से निभिन्न थे, उनको कला के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी या कला बहुत पहले से नहीं थी। जब वो कच्चा मांस खाया करते थे या फिर जब पका के मांस खाया करते थे तो उनके हाथ में जो चर्बी लगती थी और चर्बी लग करके वो कहीं पत्थरों पे या किसी के शरीर में जब टच करते थे तो वो जो छाप छूटती थी ना, छाप लगती थी पत्थरों पे, तो वो डर जाते थे, डर के भागने लगते थे कि यार ये क्या हो गया, मैंने तो किया ही नहीं कुछ ऐसा, लेकिन हुआ कैसे, तो वो उससे दूर भागते थे। फिर धीरे धीरे नजदीक आकर टच करते थे, देखा मतलब मेरे हाथ की देखा है, फिर मैंने ऐसे ऐसे छाप छोड़ना या छाप डालना शुरू किया। फिर धीरे जब वो पैर से कुछ कर रहे होते, हम लोग जब बचपन में होते थे छोटे छोटे, देखते थे कि पैर से धुलवा करती थी ना, उसको ऐसे कला बनाते थे या खून बनाते थे या कुछ ऐसे रेखांकित करते थे, अच्छा लगता था। वो जब रेतीले जगहों पे आदि मानव लोग निवास करते थे तो भी पैर से जाते थे पानी पीने या घाट किनारे नदी किनारे जाते थे तो अभी उनके पैर से छाप बनती थी। जब वो छाप बनती तो वो भी उससे अनभिज्ञ थे, उसकी जानकारी उन चीजों को नहीं थी, लेकिन वो भी उससे दूर भागते थे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो धीरे धीरे जब उसके महसूस करने लगे, उस चीज को पढ़ने लगे, समझने लगे, उस चीज को दिल से महसूस, तब वो अपने हाथ से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचने लगे चरपी से, उसको करके ऐसे फूल पत्ती फूल करके धीरे धीरे रेखाओं को रेखांकित प्रफुल्लित करने लगे। तब आज आप जाएंगे तो जो प्राचीन काल में जो चित्र मिले हैं, भित्ति चित्र मिले हैं, उनकी जो रेखाएं देखेंगे टेढ़ी मेढ़ी, आपने जनता एलोरा गांव की जो गुफा में जाएंगे देखेंगे जो छोटी रेखाएं भित्ति चित्र मिले हैं, वही सारी चीजों का निर्माण में हुआ है। तो ऐसे जब धीरे 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 समाज बढ़ता गया, सभ्यताएं बढ़ती गई, लोग बढ़ते, देश का विभाजन होता गया, फिर अलग अलग स्टेट में बढ़ते गए, स्टेट अपने हिसाब से मौसम के अनुसार से, वहाँ के तापमान के अनुसार से, रहन सहन के अनुसार से उनकी कलाएं अलग अलग क्षेत्र के अनुसार बढ़ती गई। काम करने का तौर तरीका, रहन सहन का तौर तरीका, पहनने का तौर तरीका, हर चीज अलग अलग तरीके से बदलती गई। तो वैसे ही लोक कलाएं अब समाज में जब आई या किसी भी राष्ट्र में या किसी भी देश में जब आई तो ऐसी पद्धति को पा करके वो एक अलग विशेष वर्ग में निर्माण करने लगे। तो रंगोली का भी ऐसे है, पूरे भारत में अगर लोक कलाओं की बात की जाए तो अलग अलग जगह पे आती है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो चौक की बात आती है, महाराष्ट्र में जाएंगे रंगोली की बात आएगी, अगर हम बांग्लादेश बंगाल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हड़प्पा की बात आती है। ऐसे पूरे स्टेट में अलग अलग नाम से आता है। तो हमने कहा कि हड़प्पा में पाएगी, मोहनजोदड़ो में पाएगी, तो ऐसे उसका विकास रहा। हड़प्पा आप देखेंगे जो आदि मानव से हमने देखा शुरू किया कि ऐसे रेखाओं का निर्माण हुआ, धीरे धीरे वो अलंकार में रेखाओं बढ़ती गई, हड़प्पा में पाया गया। उसके बाद जब आप देखेंगे कि जब ऋषि मुनि जो हुआ करते थे, जब यज्ञ वेदी का निर्माण किया करते थे, जब हवन किया करते थे, तो उसमें जो उनके गुरु और जो बच्चे हुआ करते, जो शिष्य हुआ करते थे, क्या करे सूरज जो है फूल तोड़ के लाया करते थे और उन फूलों से खूब सुंदर सी बेदी सजा करते थे। वहां के साथ रंगोली की मिली, रंगोली के भी हम आगे आपसे हमारी बात होगी कैसे कैसे ये अलग चीजें हुई। तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस में उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तरीके से कि जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था उस समय रंगोली के साक्ष्य मिले हैं। जब अयोध्या आगमन हुआ था श्री रामचंद्र जी का तो उस समय अयोध्या को रंगोली सजाया गया। तो बहुत अलग इसका इतिहास रहा है। कामसूत्र के तीसरे अध्याय में वात्स्यायन जी का लिखा हुआ ग्रंथ है, उसमें तीसरे अध्याय में रंगोली को सबसे श्रेष्ठ रखा गया चित्रकला। तो बहुत लंबा इतिहास रहा है रंगोली का, लेकिन आज के दौर में थोड़ा सा मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ मुझे बड़ा कष्ट होता है कि अगर आप रंगोली की बात करते हैं तो रंगोली बनाता है या रंगोली ऐसे लोग इस वे में लेते हैं, क्योंकि जो चीजें समाज में रही है, जो हमारी प्राचीन सभ्यता रही है, संस्कृति रही है, आज के भौतिक युग में इतना दब गई है कि उसको बाहर पाना या सामाजिक या वैयक्तिक पर रख पाना शायद बहुत कम लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं आज के दौर में। जी, बिल्कुल। और बहुत रोचक जानकारी रही कि जिस तरह से हमने आपसे जाना तो ऐसी चीजें चलती रही है समाज में और रंगों का परिप्रेक्ष्य बदलता रहा है। तो इतिहास तो बहुत लंबा रहा है। अगर हम इसको इतिहास के दृष्टिकोण से अगर बना लेंगे रंगोली को तो बहुत लंबा मिलेगा आपको, क्योंकि हमारी वार्ता बहुत सीमित समय में ये समय बंधन में बधी हुई है, तो हम इस पे ज्यादा विस्तार से बड़ा चर्चा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि जैसे चीजें रंगोली का जैसे आपके आदि मानव के समय में, फिर हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता में कैसे आई, फिर हमारे ऋषि मुनि के समय में कैसे आई, फिर हमारे रामचरितमानस में उसका वर्णन किया गया है,
फिर आज के युग में आप देख ही रहे किस तरह से रंगोली का एक अच्छा जो विशेष वर्ग के प्रदेश है वो अपने आप को समाहित किए हुए है, अपने खादी को छाए हुए है। बिल्कुल, और सही बात है, लेकिन रंगोली को जब से मैंने बचपन से देखा है, तो हर एक शुभ कार्य हो या फिर कोई उत्सव हो, त्योहार हो, तो हम उसमें रंगोली के बिना वहां से शुरुआत नहीं होती है। और दक्षिण क्षेत्र में देखें, दक्षिण भारत में ना, तो आज भी एक बार मेरा घूमना जाना हुआ था वहां पे चेन्नई की तरफ, और भी बहुत छोटे छोटे जगहों पे घूमने का शौक है, तो वहां हम लोग गए थे। तो सुबह सुबह हम लोग पहुंचे थे करीब 5-6 बजे। स्टेशन से जब जा रहे थे ना, तो देखा हमने कि जितने भी घर थे, उन घर के बाहर वो सुबह के समय में ही रंगोली बनी हुई थी, पूरा धुला हुआ, और रंगोली का चित्रण था वहां पे। तो ये कह सकते हैं कि भारत के हर एक क्षेत्र में आपको रंगोली के दर्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आगे की हम लोग बात करेंगे, सुरेंद्र जी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन इसके पहले आपकी कुछ कलाकृतियां जो मैंने कहीं से कलेक्ट करी हुई हैं, और उसको एक वीडियो के फॉर्म में बनाने की कोशिश की है, तो मैं चाहूंगी कि आपके साथ साथ हमारे दर्शक भी उसको देखें कि आपकी कलाओं, और फिर आगे की हम लोग चर्चा करेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने वो कलाकृतियां। 1 मिनट। एक एक मिनट, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। बहुत सुंदर और ऑसम। देखिए, रुचिका जैन जी ने बोल दिया ऑसम, अद्भुत, अविस्मरणीय। विश्वजीत वर्मा जी बोल रहे हैं, मांडवी वर्मा जी हमसे जुड़ी हुई हैं, सब लोग आपकी बहुत 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 तारीफ कर रहे हैं। और लेकिन देखिए, रंगोली के बीच बीच में ना मुझे आपकी कुछ पेंटिंग्स भी दिखे, तो क्या आप पेंटिंग्स भी करते हैं? इस विषय में भी आप कुछ बताइए।
जी, मेरी आवाज़ आई आपको? आपकी आवाज़ नहीं। जी, 1 आवाज़ नहीं आ मिनट। अब आ रही है? बताइए, अब आ रही। रही जी, है तो मैं बोलूँ? जी, जी, तो जी, जी, मैंने ये जी मैम। पूछा कि रंगोली के बीच-बीच में मुझे आपकी कुछ पेंटिंग्स भी देखने को मिले और संभवतः वो आप ही ने बनाए हैं। तो फिर आप रंगोली के साथ-साथ इसका मतलब कि आप पेंटिंग्स में भी आपकी रुचि है। तो इस विषय में भी आप कुछ बताइए कि पेंटिंग्स का क्या जी, क्षेत्र रहा? एक्चुअली जी। मेरा बचपन से ही मेरा अच्छा आवाज़ मेरी आ रही सही है? आवाज़ मेरी आ रही सही? हाँ, हम लोग समझ लेंगे। एक्चुअली बचपन से ही मेरी रुचि कहा जाए कि रही है। जब मैं खास करके जब मैं कला से थोड़ा-सा समझ मेरी बढ़ी कला की। जब मैं कक्षा 6-7 में था तो उस समय थोड़ा-थोड़ा सा रेखा के साथ या रंगों के साथ थोड़ा-थोड़ा मेरा संबंध रहा। धीरे-धीरे वहीं से पनपी और मेरे इंटर कॉलेज के गुरुजी हुआ करते थे डॉक्टर संजय कुमार जी। उन्होंने मुझको इस क्षेत्र में बहुत ही अधिक पारंगत किया। एक्चुअली मेन अगर कला मेरे अंदर कुछ है, थोड़ा-सा भी है, तो बीज बोने वाले डॉक्टर संजय कुमार जी हैं, जो इस समय गयाती इंटर कॉलेज क्लास आजमगढ़ में लेक्चरर हैं कला। मैं जानता हूँ कि मुझे विश्वास है कि अगर ऐसे शिक्षक अगर मिलें व्यक्ति को तो निसंदेह हमारे देश में अच्छे युवा निकल के सामने आएंगे। उन्होंने मैं दूसरे विषय का लेकर के दूसरी तरफ के रुझान रखा, लेकिन कला में उन्होंने मुझे सिखाया चीजें कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, कैसे उसको पेंटिंग किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, पूरी गुणता से। यहाँ तक कि मुझे वो स्पेशल अपने आवाज में मिला करके मुझे कला की शिक्षा दिया करते थे। तब उस समय उन्होंने मुझसे कहा कि सुंदर, ये बताओ कि आगे कला पढ़ना है? मैंने कहा हाँ सर, मुझे पढ़ना तो है कला। तो उन्होंने कहा कि कहाँ पढ़ोगे कला? हमने कहा कि सर इसी डिग्री कॉलेज में पढ़ लेंगे। मैं उस समय डिग्री कॉलेज में कला में कुछ करता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ है ही नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे गोरखपुर विश्वविद्यालय भेजा। एडमिशन हुआ मेरा, क्वालिफाई किया, फिर मैं यहाँ पर आया। तो स्पेशल मुझे कला के लिए वही प्रेरित किए, फिर उनके ही देन है कि मुझे यहाँ तक वो ला करके भेजे। फिर मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में आया। ये कला से मैंने अध्ययन करना शुरू किया। यूजी पीजी मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया। मुझे पेंटिंग से ही मैं पेंटिंग विषय रहा, मास्टर में मैंने फाइन आर्ट से मास्टर किया। तो इसी विषय में विशेष रुचि होने के कारण मैं लगातार पेंटिंग भी काम करता गया और आज भी लगातार चलिए, उसी साधना में लगा हुआ हूँ। बहुत सुंदर। और कहते हैं कि एक अच्छा शिक्षक अगर जीवन में है, तो वो आपको मिट्टी से सोना बनाने की उसके अंदर वो ताकत होती है। तो आप बहुत खुशनसीब हैं, बहुत खुशकिस्मत रहे आप कि आपके जीवन में वो एक शिक्षक का साथ रहा आपके। तो अभी तक का जो सफ़र है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें देखिए, जैसे मैंने देखा कि कबीर से बुद्ध से कबीर तक का, और भी बहुत सारे, शायद आपने अयोध्या में भी कुछ बनाए होंगे रंगोली, या फिर गोरखपुर महोत्सव की चर्चा करें। तो अभी तक का जो सफर रहा है, उसमें से जो यादगार आपका पल रहा कि आपने जो बड़ी बड़ी जगहों पे, या जो इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जिसमें आपकी छवि उभर के आई, उसके बारे में आप कुछ जिक्र करना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। जी, मैं एक चीज थोड़ा-सा मुझसे छूट गया था, मैं उस पर थोड़ा कहना चाहता हूँ। जब मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में आया तो यहाँ पे डॉक्टर भारतभूषण जी हुआ करते थे, प्रोफेसर डॉक्टर भारतभूषण जी हुआ करते थे। इनकी देख-रेख में मैंने पीजी किया और इन्होंने मुझको अच्छा। ब्रश करना वाक़ई में इन्होंने मुझे सिखाया। विश्वविद्यालय में आया करता तो एक मुझे पेंटिंग याद आती है। राष्ट्र मास्टर कॉपी हुआ करता है एमए में, और वो राजा रमन साहब का मैंने मास्टर कॉपी उठा लिया करने के लिए। अब बता रहा हूँ, मैं उसमें इतना परेशान हो गया मास्टर कॉपी में, वो मुझे मैं बनाता था और आते थे बस उठाते थे ऐसे ही रंग लगा के चले जाते थे। ये प्रक्रिया वो 6 महीने तक लगातार मेरे साथ की है। मुझसे कह रहे तुम 9 बजे तुम्हें डिपार्टमेंट आना है, जब तक डिपार्टमेंट बंद नहीं हुआ तब तक तुम्हें जाना नहीं। और 6 महीने ऐसा प्रक्रिया की है। मैं तो बीच में एमए छोड़ने के पर्पज से हो गया था कि पूरा मूड बना लिया तो मैं एमए छोड़ना, मुझे पेंटिंग से मैंने करना है, क्योंकि मैं डेली बना रहा हूँ, डेली ये आकर के मिटा के चले जा रहे हैं, ऐसा करके चले जा रहे हैं। लेकिन बाद में जब मैं मास्टर कर लिया तब मुझे पता चला मुझे कितनी बड़ी चीजें बता रहे हैं। मुझे ब्रश कैसे पकड़ना है, किस मतलब आज मुझे समझ में आता है उस चीज का। और जहां तक बात रही है कि मैंने कितना काम किया है और आज जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, एक बार सबसे पहले जब मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हुए, उन्होंने अयोध्या दीपोत्सव का जो आयोजन किया था, तो वो दीपोत्सव के समय अयोध्या में जो पहली बार ऐसा हुआ कि महादीपोत्सव उन्होंने किया, वो
गिरिजा रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था। तो उसमें मैंने रंगोली बनाई थी, पूरे घाट पे रंगोली मैंने बनाया। वहाँ पे हमेशा सबसे बड़ा वहाँ का चैलेंज ये था कि एक गर्मी का थोड़ा सा मौसम हुआ करता था, वहाँ बंदर को ज्यादा हुआ करते थे। एक साइड से मैं रंगोली बनाता और दूसरे साइड से बंदर आकर के उसको खा जाता, जो चावल होता था उसमें। तो मैं परेशान हो गया कि पूरे घर को मैं बना रहा हूँ इतने में, रास्ते में बंदर आकर के खा जाता चैलेंज। तो प्रशासन ने फिर उसको पुलिस वगैरह लगाया, फिर कोई 10 बैरिकेडिंग किया, फिर मैंने घाट पे बनाया। वो काफी लंबा बहुत रंगोली था और मेरे जीवन का वहीं से लंबा रंगोली का शुरुआत करने का वहीं से प्रेरणा मिली। और उसके बाद फिर गोरखपुर महोत्सव में मैंने रंगोली किया और 120 बाई 40 फुट का रंगोली बनाया था। उसमें अच्छे बड़े बड़े स्टार उन्होंने खुले मन से तारीफ की। शंकर महादेवन जी ने भी काफी तारीफ की, शान ने भी काफी तारीफ की इस रंगोली का जी। तो ये बहुत मेरे सुकून की बात है कि इतने अच्छे कलाकार जो बाहर से लोग आकर के रंगोली को इतना क्रेज दे रहे हैं, तो वाकई में कहीं ना कहीं कुछ है इस चीज में। तो मुझे वहां से और प्रेरणा मिली कि मुझे और काम करना चाहिए। उसके बाद गोरखपुर महोत्सव में मैंने दोबारा फिर काम किया, तो वहाँ पर भी काम किया। उसके बाद मध्य प्रदेश में मैं गया था, वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज था, तो वहाँ पर लगभग 400 बच्चों का मैंने ट्रेनिंग दिया था वहाँ पे। वो भी मेरे जीवन का सबसे स्मरण पड़ रहा था। बहुत 400 बच्चों का ट्रेनिंग देना वहाँ पे मेरे लिए तो बड़ा चैलेंजिंग बन गया था। मैं कैसे सिखा पाऊंगा, लेकिन किया मैंने सब कुछ। फिर वहाँ पे ग्वालियर व्यापार मेला लगता है, फिर मैंने वहाँ पर भी ग्वालियर व्यापार मेला में भी मैंने रंगोली की प्रदर्शनी की थी, तो वहाँ पर भी काफी अच्छा अनुभव रहा वहाँ पे व्यापार मेला का भी। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे बहराइच में मैं गया था, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी का और हमारे राष्ट्रीय माननीय प्रधानमंत्री जी का भी प्रोग्राम था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। तो वो भी मैंने प्रोग्राम किया था, काफी बड़ी भव्य रंगोली थी। और इस रंगोली में एक्चुअली मैं अकेला नहीं कर पाता हूँ, मेरे साथ मेरी टीम रहती है, टीम के साथ टीम वर्क है पूरी रंगोली, क्योंकि बिल्कुल है टीम वर्क। 20 फीट पूरे 40 फीट का काम करना और लगातार काम करना, 12-14 घंटे लगातार काम चलता रहता है, तब जाके एक सुंदर सा परिदृश्य निकल करके आता है। तो बहुत सारे मैंने रंगोली के काम किए हैं, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ मुझे इतना सारा काम किया कुछ याद कौन सा गिराऊं, किस किस चीजों की सही बात। इस छोटी सी उम्र में आपके पास जितना एक्सपीरियंस है ना, जितना आपके पास अनुभव हो गया है, ये बहुत कम लोगों को ये मिल पाता है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि आपके शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कुछ तो नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है। और देखिए सुधीर श्रीवास्तव जी जुड़े हैं और कह रहे हैं कि सुरेंद्र जी की आवाज फंस रही है। तो सुधीर जी, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि ध्यान से सुनिए, जितने ध्यान से मैं सुन रही हूँ ना, आप लोग भी सुनिए, क्योंकि कार्यक्रम शुरू हो चुका है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, तो उससे जूझते हुए हम लोग आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आप भी बहुत ध्यान से उसी साधना के साथ, जिस साधना के साथ सुरेंद्र जी कला में लगे हुए हैं, आप उसी साधना के साथ उनकी आवाज को सुनिए, आपको समझ में आएगा। बस इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है फिलहाल। तो सुरेंद्र जी देखिए, बहुत सारे दर्शक आपसे जुड़े हुए। देखिए सुरेंद्र जी देखिए, आवाज की प्रॉब्लम है और वो लगातार बनी हुई है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम उसको। विश्वजीत वर्मा जी कह रहे हैं रंगोली का बनना और उसे बंदर का खाना, यह घटना वाकई बहुत रोचक है। बिल्कुल ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि बंदर को कैसे रोका जाए और अपना काम को कैसे पूरा किया जाए। तो कोई बात नहीं, हर एक कार्य में चैलेंजेस तो आते हैं, हमें उसे ही लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। फिर जो व्यक्तित्व निखर के आता है, वही जो है वो भीड़ में एक अलग चेहरा बन के निखर पाता है। तो आज भी हम जूझ रहे हैं, नेटवर्क से जूझ रहे हैं, और इससे जूझ के भी हम एक अपना रास्ता बना ही लेंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। तो सविता सिंह जी भी हैं, कहती हैं आदरणीय मैम आप बहुत अच्छी मन संचालिका धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये कार्यक्रम मेरे लिए नहीं है, ये सुरेंद्र प्रजापति जी के लिए है आज का, और मैं भी कलाकारों को समर्पित है पूरी तरह से। मेरी एक बहुत ख्वाहिश है कि मैं खुद तो ना कुछ कर पाई ज्यादा, तो चलो भाई ठीक है, हम कलाकारों से मिलके बैठेंगे, बातें करेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो बस ऐसी ही कुछ भावनाएं थी, कुछ बातें थी जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में काम आई। तो सुरेंद्र जी, आगे की जो हम लोग बातें करेंगे, तो सबसे पहले है कि
रंगोली में किन-किन रंगों का और किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में बताइए? क्योंकि आपने बचपन का ज़िक्र किया कि वो भूसी ले आए तो उसको रंगा, लेकिन उस भूसी से अभी तक का सफ़र कैसा है आपका? अब कि अभी भी क्या भूसी से ही बनाते हैं या कुछ और इस्तेमाल करते हैं? देखिए आवाज़ सही आ रही है मेरी? आवाज़ सही आ रही हम है? लोग अरे कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेंगे। जी। एक्चुअली रंगोली का अगर हम इतिहास के दृष्टिकोण से देखें और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो काफ़ी लंबी खाई सा आ गया है, काम करने के तरीके में और खासकर जिस मटेरियल से रंगोली बनाई जाती है, उसमें काफ़ी लंबा एक दौर में कई सारी चीज़ समाहित हो गई। जैसे हमने कहा कि प्राचीन काल में अगर वृहत के रेखाओं के माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित करते थे। लेकिन धीरे-धीरे जब दौर बदला, स्थिति बदली और फिर चीज़ें जब समाज में आने लगी, तो मैंने कहा कि बचपन में हमने भूसी से और लकड़ी की प्रदेश से हमने काम किया, फिर भूसी से चावल फिर दाने की भूसी से काम किया। उसके बाद जैसे-जैसे दौर बदला फिर मार्बल डस्ट आ गया। मार्बल डस्ट ही आदमी यूज़ करने लगा, रंगीन मार्बल डस्ट होता है उसको यूज़ करने लगा। फिर अबीर का प्रचलन आया, फिर अबीर और सूजी का प्रचलन आया। अबीर सूजी को मिला करके काम करना शुरू किए। उसके बाद अगर देखेंगे कि फिर धीरे-धीरे जो है कोलाज पद्धति का भी इसमें समाहित हो गया। कोलाज पद्धति जिस तरह से हम लोग पार्टी रंगीन कागज होता है ना, गरीब बोलते हैं जो देखेंगे शादी-विवाह में कोई बड़ा-सा पैक करके आता है ना, खाजा बतासा बतासा, जो ऊपर से हाँ, हाँ, हाँ। कागज लगा रहता है, तो उसको अबरी बोलते हैं। रंगीन कागज अच्छा। होता है, वो दोनों साइड एक ही साइड अच्छा, में अच्छा। दोनों साइड वो हाँ। व्हाइट एक ही रंग का होता है, तो उसको काट करके खूब कैंची से कतरन बना करके फिर वो एकदम सजाते हैं चारों तरफ से हम लोग डाल करके कि अलग-अलग रंग का बना करके, तो उससे प्रचलन आया, उसमें भी लोग काम किए, मैं भी उसपे काम किया। उसके बाद फिर हमने कहा कि जब हमारे ऋषि-मुनि लोग वेद वगैरह या के लिए बैठे तो वो फूल का इस्तेमाल करते थे। तो आज भी प्रचलन में है, फूल का भी रंगोली बहुत अच्छा बनता है। और आज भी रंगोली का प्रचलन फूल से बनाने की है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि समाज जैसे बदलता गया, लोगों की व्यवस्थाएं बदलती गई, लोग अपने भौतिक बात में इस तरह व्यस्त हो गए कि रंगोली को किस वे में लगे, मुझे आज तो बहुत दुख होता है कि घर तो बहुत सुंदर होता है, बहुत आलीशान घर होता है, लेकिन रंगोली की बात की जाए तो थोड़ा सा मन बहुत उदास होता है देख करके। वो लोग स्टिकर रंगोली लगा देते हैं, स्टिकर रंगोली खरीद के बाजार से मिल जाएगी 10 रुपए 5 रुपए की, लोग चिपका देते हैं। तो बिल्कुल बताइए सुरेंद्र जी, करें तो क्या करें ये बताइए आप, कि हर कोई सुरेंद्र प्रजापति तो नहीं हो पाएगा ना, हम जैसे लोग भी तो हैं बहुत सारे जो थोड़ी बहुत आड़ी टेढ़ी इच्छा कर अपनी रेखाएं खींचे और फिर जब लगा कि अब समय नहीं हो पा रहा है तो लाके उसको चिपका दिया। अब क्या कर सकते हैं बताइए, अब आप हर जगह हर घर में कैसे पहुंचेंगे? उसी के माध्यम है ये मैं भी कलाकार। तो लेकिन आज ना थोड़ा-सा ये भी करते हैं कि आप लोगों को जोड़िए, लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश कीजिए। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है, तो ऑनलाइन पे क्या रंगोली सीखना संभव है? एकदम बिल्कुल संभव है। मैंने अपना एक फेसबुक पेज में बना रखा है, एसपी फाइन आर्ट क्लासेस करके, और उसमें मैं अच्छा। लगातार रंगोली के क्लासेस करके डालता रहता हूँ और ट्रेनिंग भी रंगोली के माध्यम देता हूँ और यूट्यूब के माध्यम से भी देता रहता हूँ, पेंटिंग का भी देता रहता हूँ, रंगोली का भी देता रहता हूँ। तो मेरा अरे पेज है, वाह! उस पे आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ भी बहुत आप अच्छी। देख सकते तो हैं। इस कार्यक्रम के बाद आप ज़रूर उसका लिंक यहाँ के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी शायद इसके बारे में जानकारी नहीं है। और आपके जी। कार्यों के बारे में अगर आप चर्चा करना चाहेंगे तो अभी तक आपको वो ऐसे कुछ ज़िक्र बताइए जिनको जिस कार्य को करके आपको बहुत मज़ा आया हो या आपको लगा हो कि मैंने कुछ नया किया, अरे ये मैंने बनाया, ऐसा कुछ करके होता है ना कि अपने ही कार्य पे खुद ही मोहित हो जाना। तो इस तरह का कोई तो अनुभूति है तो ज़रूर बताइए। 2 ज़िक्र मुझे आता है और बहुत अच्छा अनुभव होता है। मैं पहली बार जब बीएड कर रहा था तो चारुमती टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची में था। तो वहाँ पर शिक्षक दिवस के रूप में सर ने कहा कि आप कुछ रंगोली बना दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा एक नया प्रयोग करते हैं। तो उस समय रियलिस्टिक काम नहीं करता था, पोर्ट्रेट वगैरह नहीं करता था और बड़ा डर सा रहता था कि यार पोर्ट्रेट कैसा हो कैसा नहीं होगा रंगोली से, क्योंकि सबसे बड़ी समस्याएं खासकर गोरखपुर में या अगर हम महाराष्ट्र में छोड़ दे बाकी अन्य इंस्टीट्यूट में थोड़ा समस्या रहती है कि जो रंगोली का डस्ट होता है ना पोर्ट्रेट का, वो अलग होता है, तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाता है। वो नॉर्मल रंगोली आपको मार्बल डस्ट मिलेगा, उससे ही करना होता है, तो वो चैलेंजिंग ज्यादा होता है। तो मैं कहा ठीक है मैं इसे करूंगा, लेकर के आया, फिर वहां पे पोर्ट्रेट बनाया। सर पल्लीराधा कृष्णन जी का पोर्ट्रेट बना, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं
प्रोग्राम दिन में था, सुबह का था, मैं रात में ही सामान लेके चला गया और रात में ही बनाया उसको और फिर उसको गिरवा दिया बढ़िया से ताकि कोई जो है चूहा हुआ ना टच करे उसको। वो बहुत सुखद अनुभूति रही। दूसरी मेरी उससे दुगना सुखद अनुभूति होती है एपीएम एकेडमी पिपराला महाराज के, जो बटाट से मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पे है, गोरखपुर से 20 के अप्रॉक्स में है। तो मैं वहां पर एक सर थे, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप आइए और कुछ रंगोली कर दीजिए। यहाँ पे उनका कुछ प्रोग्राम था, फंक्शन था, तो इंटर कंपटीशन था, इंटर कंपटीशन कॉलेज कंपटीशन था, उसमें मुझे बुलाया गया पढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, तो जिनके नाम पे आद्या प्रसाद जी के नाम पे कॉलेज है बना, तो मैंने कहा अच्छा सर ठीक है रंगोली बनाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे दे दीजिए आद्या सर का फोटो, देखता हूँ कैसा आता है, कैसा बनता है। तो फिर मैंने आद्या प्रसाद जी का फोटो बनाया, तो वो थोड़ा बड़ा साइज में था और रंगीला बहुत अच्छा बना था। वो मेरे जीवन का सबसे सुखद अनुभव था कि मैंने उस फोटो किया। बहुत ही मतलब काफी मुझे इतना लगा कि मैं कर ले जाऊंगा पोर्ट्रेट भी, अब इसी डस्ट से करूंगा जो तो वहाँ स्पेशली पोर्ट्रेट डस्ट होता है उसका इस्तेमाल करते, लेकिन मैं इसी से नाम से कर दूंगा। वो अनुभूति रही। तीसरा जो अनुभूति मेरी रही वह बहराइच में मैंने किया था, सुहेल देव का पूरा पोर्ट्रेट बनाया था, सुहेल देव फिगर बनाया था, आपने देखा होगा कि पूरा फिगर आपने देखा, आपने चलाया जो वीडियो, तो वो तीसरा रहा, बहुत अच्छा अनुभूति रही उस चीज का करने। ऐसे बहुत सारी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जब बिल्कुल, और जब मैंने देखा ना तो एक बार को मैंने उसको जूम कर करके देखा कि ये क्या रंगोली है या कोई पेंटिंग है या फिर कोई पेपर पे पेंटिंग को बना के रख करके फिर उसको सजाया गया है। फिर अंत में मुझे महसूस हुआ कि अरे ये तो रंगोली है, ये तो दस्त से बना हुआ है। और फिर उसमें जो शेडिंग्स थे ना उसको मैं देख करके एकदम आश्चर्यचकित रह गई कि अरे ये कैसे बन सकता है। तो अद्भुत है आपकी कलाकारी, आपकी बातें और आपके अभी तक का सफर, वो भी बहुत ही अद्भुत है, बहुत खूब है। और इसमें लोगों का साथ मिलता रहा आपको, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं अभी हमारे साथ जो लोग हैं मैं उनको भी जोड़ लेती हूँ। और चतुर्भुज नारायण जी हैं, बहुत खूब कह रहे हैं। विश्वजीत वर्मा जी रंगोली बनाना, और अच्छा ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ। पम्मी नारंग जी हैं, गुड इवनिंग जी बोल रही हैं। और दुर्गेश प्रजापति जी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ में और कहते हैं मैम आपके ये कार्यक्रम विविध भारती के आज के मेहमान कार्यक्रम की तरह है। आज के मेहमान वो तो संगीत से जुड़ा हुआ है। विविध भारती मैंने सालों सुना है और अभी भी जब भी मौका मिलता है तो मैं विविध भारती जरूर सुनती हूँ। जब भी ड्राइव करती हूँ स्पेशली उस समय अगर एफएम चल रहा है तो विविध भारती ही चलता है। तो मुझे भी ये कार्यक्रम बहुत पसंद रहा है। दुर्गेश प्रजापति जी फिर से कहते हैं बहुत खूब। सविता सिंह सूर्यवंशी जी वो भी बोल रही हैं बहुत खूब। विश्वजीत वर्मा जी कह रहे हैं रंगोली के माध्यम से पोर्ट्रेट बनाना वाकई काबिल तारीफ है। जी हाँ, मैं भी यही बात कह रही थी कि काबिल तारीफ इनका पोर्ट्रेट भी है, इनकी कला भी है और इनका व्यक्तित्व भी है, बहुत खूब है। और बहुत सारे लोग देखिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपको सुन रहे हैं, आपके बारे में जान रहे हैं और आपसे निश्चित रूप निश्चित रूप से वो आपसे, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से वो आपसे प्रेरणा भी लेंगे इस बात के लिए कि किसी भी कार्य में अगर तत्पर होकर के उसमें अनवरत लगा रहा जाए तो आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। और बस जरूरी होता है कि वो कहते हैं ना घोड़े की तरह यहाँ पे इस तरह से बांध लिया जाए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहा जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि लक्ष्य की प्राप्ति से ज्यादा सफर का खुशनुमा होना बहुत आवश्यक होता है। तो जिस रास्ते आप चल रहे हैं उसमें आपको भी मजा आ रहा है और आपसे जुड़ने वाले प्रत्येक जितने भी लोग होंगे ना उनको भी आपका साथ पाकर के बहुत अच्छा लगता होगा। तो आज के दौर में अगर रंगोली की बात करें तो उसका स्वरूप कितना बदला हुआ आप महसूस करते हैं? हालांकि इसकी चर्चा हमने बीच में थोड़ी सी कर दी है, लेकिन जी लेकिन मैंने कहा कि ना कि स्टिकर का रंगोली लोग यूज कर रहे हैं, फिर स्टेंसिल का बीच में आया जमाना कि स्टेंसिल करके लोग काम करना शुरू किए हैं। तो ये उसके बाद फिर आप देखें कि रंगोली का मेन उद्देश्य होता है अलंकरण करना। आप फूल पत्ती या जो शुभ चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग करना होता है। लेकिन जैसे दौर बदला उसमें स्लोगन आ गए, स्लोगन आ गए, से मानिए बेटी बचाओ या भ्रूण हत्या आ गया या फिर कैंसर का आ गया, इस तरीके से उसमें एडवर्टाइज का यूज करके किसी विशेष फिगर को दिखा करके लोग काम करना शुरू किए।
तो वो रंगोली का एक बदला हुआ है। उसके बाद फिर जो कहानी का चित्रण के माध्यम से मैं गया था कुछ हरियाणा में, क्लास अलग संगीत में था, तो मैं उसमें गया था। तो मैं देखा कि जो महाराष्ट्र के आर्टिस्ट हुआ करते हैं वो लोग पूरी कहानी चित्र महाभारत की जो रंगोली के माध्यम से करते हैं। तो वो रंगोली का बदला हुआ स्वरूप है पूरा, मतलब एक कहानी का चित्रण रंगोली के माध्यम से अगर आप कर रहे हैं तो ये बदला हुआ स्वरूप, क्योंकि रंगोली का मेन पर्पज होता है केवल रेखाओं का प्रयोग करना, उसमें शुभ चिन्ह का प्रयोग करना, रंगों का सुंदर संयोग होता है, इन सब चीजों का होता है। लेकिन हमने देखा कि वो धीरे 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 स्लोगन का रूप ले ली, उसके बाद फिर पोर्ट्रेट का रूप ले ली, उसके बाद पूरी कहानी का रूप ले ली। तो ये बदलता स्वरूप लगातार बदल रहा है रंगोली का, काम करने की विधि बदल रही है, उसका टेक्निक बदल रहा है, सामान भी उसके बदल रहे हैं। जैसे जैसे लोग भौतिकत में जा रहे हैं वैसे वैसे अभी तो मुझे लगा कि स्टिकर ही है, आगे भगवान जाने क्या क्या यूज होगा। तो ये सब बिल्कुल। और आजकल तो थ्री डी भी बन रहे हैं ना, कि थ्री डी में आपने कुछ बनाया है क्या कभी? थ्री डी आर्ट और थ्री डी रंगोली भी बन रहे हैं जी? हाँ, थ्री डी रंगोली बन रहा है, वो पोर्ट्रेट का जो रंगोली होता है, फिर उसमें जो है कलर का कंट्रास्ट अधिक और कम का प्रयोग करके थ्री डी का उपयोग होता है। मैंने उसमें भी काम किया, लेकिन संयोग से जो मेरी पुरानी मोबाइल थी मैंने उसमें रखा था, कुछ फॉर्मेट हो गया, कुछ फिगर्स मुझसे मिस हो गए, मैं साझा नहीं कर पा रहा। मुझे इस चीज का अफसोस है कि काम किया है मैंने चलिए थ्री डी में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि शुभ शुभ संकेतों का, तो शुभ चिन्ह, शुभ संकेत क्या होते हैं रंगोली में? अगर आपको, आप इसके विषय में कुछ बता पाए, या फिर अगर उसको बना के दिखा पाए तो। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कि रंगोली, रंगोली के अगर व्यक्ति किसी विशेष जो व्यक्ति है या पूरा समाज है अगर रंगोली को आत्मसात कर ले, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ उसका जीवन इतना सरल, इतना सुलभ हो जाएगा कि वाकई में जो एक व्यक्ति का गुण होता है ना, उसके अंदर सारे गुण समाहित हो जाएंगे। जो आज के दौर में इतना भागदौड़ मची हुई है, इतनी वैमनस्यता फैली हुई है, समाज में इतनी कला है, परिवार में इतनी कला है, लोग अपने परिवार के लिए समय नहीं दे पाते हैं, या घर में इतनी वैमनस्यताएं होती है, सब क्यों है? कहीं ना कहीं व्यक्ति हमारी कला संस्कृति से दूर हो रहा है, भौतिकवाद में इतना भूल हो चुका है। यही सब रीजन है कला के। अगर व्यक्ति संस्कृति से जुड़ा हुआ है, कला से जुड़ा हुआ है, मुझे दावा है कि उसके घर में, उसके परिवार में कभी कला और फूट नाम की चीज नहीं पैदा। तो उसी तरह रंगोली है, रंगोली को अगर पूरी तरीके से पढ़ लिया जाए तो बहुत ही जीवन के गुण इसमें छुपे हुए हैं। मैं एक एक करके इस बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। जो मैं दिखा रहा हूँ, एक होता है वर्ड अर्धवर्तुला, आपने फिगर में देखा, ये अर्धवर्तुला इसमें होते हैं। अर्धवर्तुल, हाँ, जी जी। इस तरह की जो रेखा होती है वो रंगोली में इस्तेमाल की जाती है। अब समझिए अर्धवर्तुला है क्या? अर्धवर्तुला एकदम कटोरी के आकार का होता है। आप देखेंगे जो हमारे सन्यासी लोग हुआ करते हैं वो क्या करते हैं, जब भिक्षा पात्र के लिए जाते हैं तो या कुछ ऐसा इस तरह का लिया रहते हैं। उसके अंदर ये होता है कोई भी व्यक्ति अगर आपको दे रहा है तो अच्छी चीज दे रहा है या बुरी चीज दे रहा है, आप उसको क्या करिए, ग्रहण कर लीजिए, उसका विरोध मत कर दीजिए कि व्यक्ति हमें क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। उसकी अच्छाइयाँ उसकी बुराइयां ऐसे ले लीजिए लगे कि बहुत ही हीरे या जवाहरात दे रहा है। अगर आप प्रतिरोध करना शुरू होंगे व्यवस्था में से पैदा होगी, तो उसके अंदर धारण करने की क्षमता है। आप कितना ज्ञान अपने अंदर अर्जित कर पा रहे हैं, कितना आपके अंदर सहनशीलता है, कितना ग्रहण करने की क्षमता है, कितना आप ज्ञान को ले सकते हैं, कितना विज्ञान को सीख सकते हैं, आपके अंदर धारण करने की क्षमता को सिखाता है, धारण करने की शक्ति को सिखाता है, उसको परिलक्षित करता है अर्धवर्तुला। उसके बाद आता है आपका चक्र। ये चक्र है। चक्र कहता है कि ये जीवन की पूरी परिदृश्य है, ये चलती रहती है, भूत भविष्य वर्तमान ये चलता है, गतिमान है। आप इसे कभी रोक नहीं सकते हैं। आप हमेशा गतिमान रहिए, अपने आप को स्थिर मत रखिए। किसी तालाब के पानी पर आप आपको स्थिर रखेंगे आपका जीवन डूब जाएगा। आप उसको हमेशा गतिमान बनाए रखिए, जिस तरह से चक्का चलता है उस तरह अपने आप को गतिमान बना रखिए। जो आपका गोल उस गोल के प्रति गतिमान रहिए, इसको परिलक्षित करता है, इसको रेखांकित करता है। तो ऐसे ऐसे कुछ चिन्ह है, ये आप देखिए, इसको ध्वज बोलते हैं। मैं किसी धर्म या किसी विशेष समुदाय या किसी विशेष राष्ट्र की बात नहीं कर रहा,
इस पटाखे या ध्वज को दिखा करके। ये कला है, आप इसको कैसे समझेंगे? ध्वज का जो रंग होता है ना, वो भगवा होता है, नारंगी रंग होता है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई साहब आप तो राजनीति की बात कर रहे हैं, आप भागवे की बात कर रहे हैं। तो ये मैं विशेष रंग की, विशेष किसी पार्टी या किसी विशेष दल की बात नहीं करता। अब जब सुबह सूरज निकलता है ना, तो आप देखेंगे उसका रंग एकदम नारंगी होता है। जब छिपता है तब भी आप देखेंगे उसका रंग नारंगी होता है। सूरज, और इसका तात्पर्य इससे लिया गया है कि सूरज जब निकलता है तो दिखाता है कि मेरे लिए कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई खराब नहीं है। जिसकी भी खिड़की खुली रहेगी ना, मैं उसके खिड़की के माध्यम से उसके घर में प्रवेश कर जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। कितना आपके अंदर त्याग है, कितना आपके अंदर जो ध्वज होता है वो नेतृत्व करने की क्षमता को दिखाता है कि आपके अंदर वो ओज है, आप नेतृत्व कर सकते हैं, और इस समाज का नेतृत्व कर सकते हैं, राष्ट्र का नेतृत्व कर सकते हैं, अपने देश का नेतृत्व कर सकते हैं। और रंग जो बताता है, जो भगवा रंग ये बताता है कि आपके अंदर त्याग होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, तब आप किसी देश का, किसी राष्ट्र, किसी परिवार, किसी कुल का आप नेतृत्व कर पाएंगे। जब त्याग की भावना आपके अंदर होगी, आपके अंदर कलह नहीं पैदा होगी, आपके अंदर पहचान की भावनाएं नहीं पैदा होंगी, आपके अंदर कहीं लूट खसूट की जो आज के दौर में चल रहा है, ये चीज भावनाएं पैदा नहीं होगी। तो त्याग एक ऐसी चीज है, रंग भगवा त्याग का ही प्रतीक है, तो उसको परिलक्षित करता है। जब सूरज ढलता है तब भी नहीं कहता है कि मैं किसी दरवाजा बंद कर दूं तो मैं नहीं बाहर जाऊंगा। तो वो वहां से लिया गया रंग का, भगवा रंग। उसके बाद एक बिंदु है डार्ट, आप देख रहे हैं डार्ट है, ये इसके पीछे क्या गुण है, इस पे पीएचडी हो चुकी है, मात्र इस पे पीएचडी हो चुकी है। अच्छा, ये बिंदु जो है इस पे, इसका मूल अर्थ होता है कि सृजन करना, निर्माण करना। जब हम खेत में किसी दाने को डालते हैं तो कुछ महीने बाद उसमें अंकुरण होता है, पैदा होता है, तो उसी को कहता है कि इसमें अंकुरण करने की क्षमता है, पुनर्जन्म करने की क्षमता है, उसको नेतृत्व करती है, उसको दिखलाती है कि आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, आपके अंदर पुनर्जन्म की क्षमता है। और उसको मातृत्व की संज्ञा दी गई है, जो बीज होता है उसको मातृत्व की संज्ञा दी गई। जब हम रंगोली बनाते हैं टॉट ऐसे डाल के बनाते हैं, वो ये कहते हैं कि आज रंगोली का जो डांस होता है वो एक दूसरे को बांधने का काम करता है, कभी एक दूसरे विखंडन करने का काम नहीं करता है। वो एक दूसरे को ग्रो करके पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को, पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। और जो माताएं, जो हमारी माताएं होती हैं, जो मस्तिष्क पे जो बिंदु लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, उसका मतलब भी यही होता है, पुनर्जन्म करना, राष्ट्र का निर्माण, पूरे राष्ट्र का निर्माण इन्हीं में ही छुपा हुआ है। बहुत सुंदर जानकारी। और मैं तो ये देख करके हतप्रभ हूँ कि जितनी सुंदर आपकी कला है, आपकी वाक शैली भी उतनी ही अद्भुत है। तो कुछ बातें तो ऐसी हैं जो रोजमर्रा में हम देखते हैं, जीते हैं, लेकिन आपके मुंह से आज सुन करके वो हमें कुछ नया नया सा प्रतीत लग गया कि जिस तरह से कि जिसकी खिड़की खुली रहेगी सूरज उस घर में प्रवेश कर जाएगा। ये बहुत ही सुंदर, और जितनी भी बातें आपने बताई, मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ दर्शक भी सोच रहे होंगे कि अरे वाह, ये तो सिर्फ कलाकार ही नहीं है, बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। तो आज पहली बार आपके साथ इस तरह से बैठ करके बातें करने का मौका मिला है। अद्भुत रहा आपका साथ, आपका सब कुछ। और देखिए, विश्वजीत वर्मा जी लगातार बने हुए हैं और कहते हैं रंगोली के बारे में इतनी विस्तृत रूप से विश्लेषण, अद्भुत कार्यक्रम के आयोजन के लिए विशेष आभार। उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद बोलूंगी, और विस्तृत जानकारी के लिए सुरेंद्र जी का आभार है। अमरजीत प्रजापति जी कहते हैं कि प्रिय सुरेंद्र जी, रंगोली या अन्य विधाओं पर किया गया सभी कार्य सराहनीय है और उनके संघर्ष को सलाम। अमित कुमार बिजनौरी जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, स्वागतम बोल रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गणेश कुमार यादव जी हमारे साथ हैं। मेरे प्रिय मित्र सुरेंद्र प्रजापति जी, मुझे रंगोली बनाना सिखाएं, और मुझे ही नहीं, गोरखपुर विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट विभाग के बहुत से छात्र को इन्होंने रंगोली बनाना सिखाए या सिखाया कहना चाह रहे थे कि आपने सिखाया हुआ है पहले, मुझे उनकी बातों से लग रहा है।
शरद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब आप अपने डिजाइन दिखा रहे थे तो उस समय उन्होंने लिखा था कि एंटीक आर्ट डिजाइन रियली ऑसम बोल रही हैं सीमा श्रीवास्तव जी। प्राची श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ में, बहुत खूब बोल रही हैं। और सब कुछ बहुत ही अद्भुत रहा आज आपके साथ बात करना। समय बहुत तेजी से भाग रहा है, बढ़ते ही चला जा रहा है, लेकिन अंत में बस कुछ बातें और आपके साथ हो जाएं। सविता सिंह जी कह रही हैं कि बहुत ही सुंदर जानकारियां, आपकी कला तारीफे काबिल है। तो बिल्कुल आपकी कला ही नहीं, आपका व्यक्तित्व, आपकी बातें, आपका ज्ञान, सब कुछ बहुत ही तारीफ के काबिल है, ऐसा मैं जरूर बोलूंगी आपको। तो अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या क्या कहना चाहेंगे अपनी कला के विषय में, और इसके भविष्य को लेकर के आप कितने निश्चिंत हैं या कितना बल्कि कहेंगे कि कितनी चिंतित हैं? इन दोनों ही बातों को आप कैसे कहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि मैं आप जितने भी मेरे सभी आदरणीय सम्मानित श्रोतागण हैं, मेरे साथ जो भी मेरे मित्र लोग जुड़े हुए हैं या मेरे फ्रेंड लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी शेयर निवेदन करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने इस चीज़ को महसूस किया है, मैं एक चीज़ का खास ज़िक्र करना चाहूँगा। जब मैं रंगोली बनाना शुरू किया था, तो मेरे गाँव या मेरे आस-पास के या कुछ इस तरह के लोग, "अरे यार, ये रंगोली तुम क्या बनाते हो? इसमें क्या है? क्या क्यों ऐसा करते हो? ये तो हमारे गाँव की औरतें बनाती हैं या कुछ ऐसे बहुत ऐसे सारे शब्द बढ़िया-बढ़िया शब्द से रंगित किए जाते हैं, अच्छा लगता है सुन करके। वो शब्द जो रंगित वाले शब्द थे, अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन मैं सभी लोगों से कहूँगा कि कोई भी चीज़ें छोटी-बड़ी नहीं होती हैं। उसमें मेन मेन जो चीज़ होती है कि आप अपने काम को कितनी शिद्दत से, कितनी तन्मयता से करते हैं, ये मायने रखता है। चाहे वो कोई भी बिल्कुल। काम हो, चाहे सबसे छोटा, चाहे बहुत बड़ा काम हो, शिद्दत और तन्मयता अगर दोनों चीज़ें लगी हुई हैं, तो आप छोटे से ही काम से ही अपने रास्ते में पहचाने जाएँगे, जाने जाएँगे। तो ये मेरा बिल्कुल। है कि कला को समझना इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि कला क्या है। कला तो व्यक्ति के जन्म से और मृत्यु तक जुड़ी रहती है। उसके चले जाने के सदियों युग तक जुड़ी रहती है। वो आदमी मर जाने के बाद भी कला से पीछे छुड़ा नहीं सकता है, बल्कि पूरे संसार के पूरे भौतिक समाज से पीछे छुड़ा सकता है। हर वस्तु पीछे छोड़ जाएगा, लेकिन कला से उसका पीछा नहीं छूट सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी विषय हो या कोई भी वस्तु हो, अगर आप तन्मयता से, शिद्दत से करते हैं, तो निसंदेह आपको आगे ले जाएगी। ले जाएगी, ऐसा मेरा बिल्कुल। मानना है। बिल्कुल, बिल्कुल, और बहुत सही बात कही आपने। और मैं आज बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उन दर्शकों का, आप जो हमसे लगातार जुड़े रहे, क्योंकि आवाज़ की थोड़ी-सी तो दिक्कत रही, लेकिन आपकी जानकारी, आपकी बातें इतनी रोचक रही कि वो भी कहीं हिल ना पाए। तो उन्होंने आपको पूरा सुना है, पूरा शुरू से लेके अंत तक। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक कोई भी जानकारी रोचक नहीं होती है ना, और महत्वपूर्ण नहीं होती है, तो इस डिस्टर्ब माहौल में वहाँ पर टिक पाना वो बहुत मुश्किल कार्य हो जाता। लेकिन अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। और समय चूंकि बहुत तेजी से गुजर रहा है, बीत रहा है, तो सुरेंद्र जी मैं बस आज का यहीं पे खत्म होगा। लेकिन अंत में चूंकि आपसे कैसे वे लोग जुड़ सकते हैं जो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन आपको जब भी समय मिले तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। अपना यूट्यूब का कुछ लिंक हो, आप अपना चाहें तो फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं ताकि आपसे लोग कांटेक्ट कर सकें। तो यही सारी बातें हैं। और मैंने एक पोर्ट्रेट में आपके, जब ये मैं चित्रण कर रही थी, तो मैंने देखा कि रंगोली पेंटिंग के अलावा भी आप कुछ कलाकृतियां भी बना रहे थे। शायद लग रहा था कि कुछ वेस्ट मटेरियल्स होंगे, उनसे जोड़ करके आपने कुछ बनाया हुआ था। तो क्या ये भी कुछ कार्य करते हैं आप जी, रंगोली के साथ जी, साथ में? जी, वो जी। एक्चुअली स्क्रैप आर्ट होता है, तो मैंने उसमें भी काफ़ी लंबा काम किया है स्क्रैप आर्ट में भी। और जैसे कुछ सामान घर की जो चीज़ें एकदम खराब हो जाती हैं, जो पुरानी चीज़ें होती हैं, उसको क्या करते हैं कि आप उसको जोड़ करके एक नया फॉर्म दे करके उसको डेवलप कर लेते हैं। तो वो बेस्ट हम्म। मटेरियल होता है, उसपे भी आप पेंट बढ़िया कर देते हैं, बढ़िया पेंट पास की डिज़ाइन बढ़िया-बढ़िया कर देते हैं, तो वो जो घर के बाहर फेंकी जाने वाली चीज़ें थी, वो घर की शोभा बढ़ा देती है। तो उसपे भी काम चल रहा है लगातार, उसपे भी हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो देखिए आपकी बातों से मुझे याद आ गया कि चंडीगढ़ में एक गार्डन है, रॉक गार्डन जिसको बोलते हैं,
और जी, संभवतः नेकचंद जी ने, नेकचंद नाम है उनका, जी, जी, जिन्होंने जी, इस जी, जी। गार्डन का पूरा बनाया। और विश्वास मानिए कि वो एक चूड़ी के टुकड़े से लेकर के और कोई भी ऐसा चीज जिसको हम लोग फेंक देते हैं, जो टूट जाता है, जो हमारे लिए बेकार होता है, वो हर एक बेकार चीजों से वो सिर्फ बना हुआ है। अद्भुत है, बहुत ही शानदार चीज है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से नेकचंद जी अमर हो गए उस गार्डन को बना करके, हम भविष्य में सुरेंद्र प्रजापति जी का नाम भी इसी आदर के साथ में और इसी महत्वपूर्ण नाम के साथ आप जाने जाएंगे। आपकी कला इतनी अद्भुत है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में, उन्हीं विचारों के साथ में आज के कार्यक्रम को और सभी दर्शकों को आभार और धन्यवाद देते हुए, और आपको भी साथ साथ में यहीं पे समाप्त करूंगी। अंत में जो वीडियो मैंने बनाया था उसको मैं डाल रही हूँ, और जो दर्शक हमसे बाद में जुड़े हैं वो भी इसको देखेंगे। और देखिए, गणेश कुमार यादव जी कहते हैं सुरेंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो सुरेंद्र जी। आपकी कला जय हो, आपका व्यक्तित्व जय हो, और इसी तरह से आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते रहें। भारत का नाम पूरे विश्व में आपकी वजह से जाना जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए, रंगोली एक ऐसी कला है, एक ऐसा माध्यम है जो आपको ज़रूर एक न एक दिन उस मुकाम पे ले जाएगा जहाँ पे आपको पहुँचना ही चाहिए पूरी तरह से। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज यहीं से विदा लेते हैं। बहुत-बहुत ठीक धन्यवाद है आप सर। सभी आदरणीय श्रोतागण जुड़े रहे हमारे साथ और उन्होंने इतना हमें स्नेह और प्यार दिया। निसंदेह हम आपके विशेष आभारी हैं, दिल से आभारी हैं। आप सभी को अपना एक बार प्रणाम। एक मिनट, मैं वो लगा देती हूँ जो वीडियो बनाया हुआ था। तो एक मिनट, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं उसको सर्च कर लूँ और उसको शुरू करते हैं।